नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी कफन। आइए इसके मार्मिक पलों को समझते हैं, मार्मिक मोड़ों को समझते हैं जो कहानी में आया हुआ है और शुरू करते हैं। तो सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के पास या सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से करा रही थी। कभी हल्की तो कभी जोर से उसके मुंह से चीखें निकलती थी। उसे के कराने की आवाज़ और चीखें सुनकर लोग दोनों बाप बेटों का दिल सहम जाता था। बुधिया कि ससुर गीसू ने आधी रात तक चीखें सुनी और फिर थक कर कहा, ये बचेगी नहीं। गीसू का बेटा और बुधिया के पति माधव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मरे। पिता ने कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा कर रहा है जिसने अपना दिन रात इसी घर को दिया। तब दुखिया ने माधव बोला, मुझसे उसका इस तरह तड़पना और हाथ पांव मारना देखा नहीं जा रहा। दोनों ही बाप बेटे काम से जी चुराते थे। बाप एक दिन काम करता तो 2 दिनों तक घर में आराम। उसका बेटा माधव तो और भी ज़्यादा कामचोर था। 1 घंटे काम करता था और फिर 2 घंटे तक हुक्का पीता रहता। इनकी ऐसे ही हरकत की वजह से उन्हें कोई काम नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गांव में काम की कोई कमी थी, लेकिन घर में जब तक खाने के लाले न पड़ जाएं, तब तक ये काम के लिए घर से निकलते नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन और कुछ फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। दौलत के नाम पर यही था इनका। दोनों के सिर पर खूब कर्ज था, लेकिन संतोष इतना कि इन्हें बस एक टाइम थोड़ा खाना मिल जाए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनमें इतना संतोष था कि इनके सामने साधु संतों का संतोष भी कम पड़ जाता था। जब बहुत ज़रूरत पड़ती थी तो बाप पेड़ से कुछ लकड़ियाँ तोड़ता और उसका बेटा उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले आता। ये पैसा जब तक इनके पास होता तब तक दोनों में से एक भी काम करने के लिए नहीं जाते थे। अगर कभी घर में खाने को कुछ न होता तो आसपास के खेतों से कभी आलू ले आते तो कभी गन्ना। आखिर गांव का भी किसानों का ही किसी न किसी खेत में मौसम के अनुसार कुछ न कुछ मिल ही जाता था। इसी तरह घीसू ने अपनी ज़िंदगी के 8 साल काट लिए थे। आज भी बाहर आग के पास बैठकर किसी के खेत से लाए आलू को भूनकर दोनों बाप बेटे खा रहे थे और बुधिया अंदर दर्द में तड़प रही थी। माधव की बुधिया से कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन माधव और गीसू और भी कामचोर हो गए थे। अभी दोनों के मन में था कि बुधिया जल्दी से दुनिया से चली जाए और वो आराम कर सकें। आग में भुना हुआ आलू छीलते हुए गीसू ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को अंदर देख आ जाओ, कुछ हो गया तो पैसा नहीं है कोई काम करवाने के लिए। गीसू के बेटे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसका पिता सारे आलू न खा जाए। वो बोला कि मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते। माधव ने के पिता गीसू ने जवाब दिया, कैसा डर, मैं बैठा तो हूँ। तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो उसे शर्म आ जाएगी। ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने अपने हाथ पांव पटक पाएगी। जवाब में माधव ने कहा, बच्चा हो गया तो क्या करेंगे, हमारे घर तो कुछ सामान भी नहीं है। माधव बोला, बच्चा आए तो सही, एक बार घर में भी सारा जरूरी सामान आ जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बिन मांगे घर में ही चीज़ें देकर जाएंगे। वैसे गीसू के गांव के मेहनती किसानों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही पैसे देते थे जो किसानों को दबाते या उनका हक मारते थे। गीसू के साथ यही चीज़ सबसे अच्छी थी कि उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था। वो न तो रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता था और न ही अपना फ़ायदा किसी को उठाने देता था। कोई काम देने आ भी जाए कभी तो 3-4 गुना ज़्यादा मजदूरी की रकम बता देता था। गीसू को इस बात की तसल्ली थी कि वो दूसरों की तरह रात दिन मेहनत करके भी फटे हाल में नहीं था।
वो तो मेहनत करता ही नहीं था और अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीता था। उसके साथ के लोग मुखिया या गांव का दूसरा ओहदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही था। इस बात के लिए गांव के लोग उसे कोसते थे, पर मजाल है कि गीसू को कुछ देर के लिए भी बुरा लगे। आलू खाते हुए गीसू को 20 साल पहले निकली ठाकुर की बारात में मिली दावत याद आ गई। उस दावत में जिस तरह से पेट भरकर घी में तली हुई पुड़िया, कचौड़ी और दूसरे व्यंजन खाने को मिली थी, वैसा दोबारा कभी नहीं मिला था। यह सब सोचकर गीसू मुस्कुराया। तब तक आग में भुने हुए आलू खत्म हो चुके थे। अब गीसू और उसके बेटे ने हाथ धोया और दोनों सो गए। उधर बुधिया अभी भी दर्द से करा ही रही थी। रात भर अच्छे से सोने के बाद जैसे ही माधव की नींद खुली तो सबसे पहले अपनी पत्नी को देखने के लिए गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से बुधिया की मौत हो चुकी थी। माधव भागते हुए पिता के पास गया और बुधिया का हाल सुनाया। यह बताते हुए माधव जोर जोर से रोने लगा और उसका साथ देते हुए गीसू भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो कभी सिर के बाल नोचता। इतना सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आ गए। सबने बुधिया के मौत पर शोक जताया और चले गए। अब माधव और गीसू रोने का ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कफन और लकड़ी का इंतजाम करना था। घर में तो इतने पैसे थे नहीं कि इन्हें खरीदा जा सके। पूरा घर टटोलने पर भी दोनों को एक पैसा नहीं मिला। थक हार कर दोनों रोते रोते गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार को दोनों कामचोरों की वजह से उनकी कामचोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो दयावान था। उसने सोचा कि अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जेब से 2 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए। अब जमींदार पैसे दिए हैं यह सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग भी मदद करने से मना नहीं कर पाए। सबने गीसू को कुछ न कुछ दे दिया। घंटे भर में गीसू के पास 5 रुपये, अनार, लकड़ी व अन्य जरूरी सामान हो गया। अब बस जरूरत थी तो कफन की। दोपहर का समय था। दोनों बाप बेटे कफन खरीदने के लिए 5 रुपये लेकर बाजार चले गए। गीसू ने बाजार पहुंचकर कहा, लकड़ी तो मिल गई है, तो अब एक हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। अच्छा, खरीद कर भी क्या करेंगे, उसे तो जलना ही है। अब दोनों सस्ता और हल्का सा कफन खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जाने लगे, लेकिन उन्हें सस्ता कुछ भी नहीं लगा। तभी माधव ने कहा, कैसा रिवाज है, जिस औरत को जिंदा रहते हुए अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले, उसे मरने पर नया कफन उड़ाना होगा। ये 5 रुपये पहले मिलते तो अच्छे से दवाई कर लेते, शायद आज वो जिंदा होती। सूती, रेशम, हर तरह का कफन दोनों बाप बेटे देख चुके थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन दोनों को कुछ भाया नहीं। तभी उन्हें पास में ही एक मैखाना दिखाई दिया। दोनों वहां गए और पहले एक बोतल ली। उसके बाद खाने के लिए चटनी, मछली और तमाम चीज़ें मंगाई। दोनों ने आज खुल कर खाया। इतना खाया कि 2 रुपये खत्म हो गए। गीसू बोला, बहू को कफन उड़ाते तो क्या होता, जल ही जाता ना। कुछ भी बहू के पास तक नहीं पहुंचता, लेकिन आज इतना खा लिया कि मन तृप्त हो गया। उसे हमारी दुआएं लगेंगी। बड़े लोगों के पास खूब पैसा हो तो वे नए कफन में फूकते हैं। बेटे ने पूछा, जब लोग सवाल करेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या कहोगे उन्हें? गीसू ने हंसते हुए कहा, उन्हें कहेंगे कि पैसे कहीं गिर गए और खूब ढूंढने पर भी नहीं मिले। भले ही लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन कफन वो खुद ही ले आएंगे या रुपए देंगे। अपने पिता की इस बात पर माधव भी जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला कि बहुत अच्छी थी बुधिया, जाते जाते हमें खूब खिला गई, उसे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। अब बचे हुए पैसों से गीसू ने और पुड़िया मंगवाई और साथ में अचार भी। मजे से दोनों पुड़िया खा रहे थे। खाते खाते गीसू ने कहा कि हमारी आत्मा खुश हो रही है तो उसे पुण्य तो मिलेगा ही। माधव ने भी सिर हिलाकर कहा कि कुछ देर सोचकर माधव बोला कि ऐसा भोजन कभी नहीं मिला था हमें, उसे स्वर्ग में जगह तो मिलेगी, आखिर उसी की वजह से हम सब खा पा रहे हैं। फिर माधव ने कहा कि क्या हम लोग भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे? माधव ने इस मासूम सवाल पर गीसू ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि चुपचाप से खाना खाओ। वो इस वक्त ऐसी बातें करके अपना आनंद कम नहीं करना चाह रहा था। फिर माधव ने पूछा, अगर बुधिया स्वर्ग में हमसे पूछेगी कि मेरे लिए कफन क्यों नहीं लाए तो हम क्या जवाब देंगे? गीसू पूछने लगा, तुझे किसने कह दिया कि उसे कफन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? सारा पैसा तो हम खा गए, नाराज होते हुए माधव ने कहा। जवाब में गीसू बोला, वही देंगे जिन्होंने इतना कुछ दिया है। बस इस बार पैसा हमारे हाथ नहीं लगेगा, लेकिन कफन जरूर हाथ आएगा। माधव जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, स्वर्ग की रानी बनेगी मेरी पत्नी। उसने बहुत दुख झेला है यहाँ। पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की और कहा, रो मत,
वो दुनिया के दुख से दूर चली गई। अब दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे, नाचने लगे। सब उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नशे में चूर बाप बेटे नैना झमकावे, नैना झमकावे गाते गाते उसी जगह पर गिर गए। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि हमें कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। जरूर कुछ न कुछ मेहनत करके अपने घर में कुछ न कुछ धन इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारा परिवार है, उसकी कुछ न कुछ सहायता की जा सके। इस प्रकार दोस्तों, यह कहानी समाप्त हो गई है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल SS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगली और इससे भी मार्मिक कहानी, इससे भी अच्छी कहानी, प्रत्येक कहानी की सीख के साथ आपके पास पहुंचा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।